बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आखिरकार बारिश के बावजूद मैच जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो ही गया। पाकिस्तान टीम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, 3 विकेटें गिर चुकी थी और बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की, ना सिर्फ बॉलिंग की बल्कि फील्डिंग बहुत टॉप नॉच रही। तो मैं बार बार यही डिस्कस कर रहा था शो पर आने से पहले भी हमारे पैनल के साथ कि हम ये तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे कि हमने भी बैटिंग करनी है। मुझसे पहले तक अपनी बॉलिंग का ही अंदाज़ा लगा रहे थे, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बांग्लादेश के कप्तान शंतु ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान स्टार्ट, अब आप नर्वस भी नहीं कह सकते, नर्वस होना तो नहीं चाहिए था, होम कंडीशंस हैं, लेकिन फ़ौरन पहला नुकसान उठाना पड़ा जब अब्दुल्ला शफीक पवेलियन वापस लौट गए। 3 रन उस वक्त स्कोर बोर्ड पर थे और बड़ी ही एक ऑड डिसमिसल थी। गेंद खासा बाहर था ऑफ स्टंप से और मेरा ख्याल है कि उसको लेफ़्ट किया जा सकता था, बट एक वो जजमेंटल एरर होता है और उसके बाद यही होता है कि आपको पवेलियन वापस लौटना पड़ता है। उसके बाद आए कप्तान शान मसूद, वो भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। उसके बाद बाबर आजम आए, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके। तो इस वक्त साइम अयूब और सऊद शकील की पार्टनरशिप जारी है। पाकिस्तान 68 फॉर 3 और थोड़े से रन्स अभी आए हैं। साइम अयूब ने भी थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, सऊद शकील भी थोड़ा सा बेहतर खेले हैं, स्पिनर्स को भी ज़रा स्वीप शॉट वगैरह लगाई। साइम अयूब थोड़ा सा, जिस तरह मैंने कहा, ज़्यादा एग्रेसिव नजर आए, डाउन द ट्रैक आकर छक्का भी मारा उन्होंने एक। तो अगर आप तमाम एक्शन देखना चाहते हैं तो बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर आप इसको बराह रास्त देख सकते हैं। हम आपको आगाह करते रहेंगे तमाम जो अपडेट्स हैं उसके साथ, और स्कोर भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, जिसमें वाइट बॉल टीम के फील्डिंग और मेंटल परफॉर्मेंस कोच की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। फील्डिंग कोच का तो एक क्राइटेरिया पहले ही था, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से मेंटल परफॉर्मेंस कोच की जो बात करें, ये वही साइकोलॉजिस्ट वाला जो एलिमेंट है, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि वो कितना ज़रूरी है टीम के लिए। तो इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और पैनल से भी बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और कितनी तकनीकी के साथ इस मरहले को हल करना होगा। उसके बाद बांग्लादेश अक्टूबर में होने वाले वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम हो गया है। इस मेगा इवेंट की मेज़बानी अब UAE करेगा। 2 ममालिक का नाम लिया गया था, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात था और श्रीलंका था, और आखिर फैसला कर लिया गया कि बांग्लादेश में तो हो नहीं सकता, वहाँ पर सियासी सूरत हाल कुछ मुस्तहकम नहीं है, इसलिए अब इस वर्ल्ड कप को मुत्तहिदा अरब अमारात शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये फैसला बाकायदा तौर पर हो गया है। मायूस कुन ज़रूर है, आज ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरम सेटअप है उसका भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन बहुत ही मायूस कुन होता है किसी भी मुल्क के लिए अगर एक ICC टूर्नामेंट वहाँ पर स्केड्यूल्ड था और वहाँ से चला गया। सेटबैक ज़रूर है, लेकिन मौका भी है, चीज़ों को ज़रा और बेहतर कर लें तो मुस्तकबिल में और भी मेज़बानी किसी भी टूर्नामेंट की जा सकती है वहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान के बासलाहियत एथलीट हैं मोहित बलोच, इनका एक एजाज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेनेजुएला में जारी वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में 400 मीटर की दौड़ जीतकर उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो बहुत मुबारकबाद इनको, और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है मोहित बलोच की, और पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त एजाज़ इन्होंने अपने नाम किया है। तो बहुत मुबारकबाद एक बार इनको और इनके साथ जितनी भी टीम मुंसलिक थी उनको भी। शो का आगाज़ करेंगे, जैसा कि मैंने कहा क्रिकेट पर बात करेंगे। टेस्ट मैच जारी है। आई वुड लाइक टू सेंड आउट अ सलूट, और मैं बहुत ही ज़्यादा दाद देना चाहता हूँ जो पिंडी स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ है उनको, क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई रात को इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसके बाद डिले स्टार्ट तो था ही, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लग रहा था कि शायद आज मैच हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई। लेकिन जिस तरीके से बार बार इंस्पेक्शन जारी रही और ग्राउंड स्टाफ ने बहुत ही ज़बरदस्त काम करके ग्राउंड को इस काबिल बनाया। बाद में रनअप का भी इशू आ रहा था कि रनअप जो था वो कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन उसको भी फिर बाकायदा तौर पर मैच रेडी किया गया। तो पिंडी स्टेडियम का जितना भी ग्राउंड स्टाफ है, आप तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद हो, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी आपकी रही है। और आने वाले भी जो दिन हैं, 2 टेस्ट मैचेस हैं और मौसम ऐसा ही है, तो ये आंख मचोली मौसम के साथ चलती रहेगी। मेहमानों से आपका तारुफ कराते सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार भी हैं, हमारे एंकर भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हैं फुटबॉल और क्रिकेट में, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार और जर्नलिस्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, RJ भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर आते हैं, जनाब जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जावेद भैया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप भी ज्वाइन करें। और लॉर्ड स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और कोच जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, 28 फॉर 3 वाज द
लेटेस्ट कैजुअल्टी और उसके बाद थोड़ा सा मुस्तहकम नजर आए हैं। तकरीबन 40 रन की पार्टनरशिप सऊद शकील और साहिम अयूब की हो गई है, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टॉस टू विन फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल, और पूरा फ़ायदा भी उठाने में कामयाब हुए क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका तीनों 8 ओवर्स के अंदर अंदर डग आउट में वापस चले जाते हैं। अब अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि हमारे यंगस्टर्स मिडिल में स्टेप अप कर रहे हैं। सऊद शकील को अगर देख लें और उनकी वैसी परफॉर्मेंसेस टेस्ट में काफ़ी अच्छी है, और साहिम अयूब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉक होगा जिनको बैक किया गया है इस जगह पर जो पहले 3 डिसमिसल्स हैं उनके ऊपर बात ज़रूर करनी होगी। कंडीशंस का अंदाज़ा है पाकिस्तान टीम को। बाबर आजम की अपनी फॉर्म जो है पिछले 3 सालों में थोड़ी डिक्लाइन हुई है, और स्पेशली जब पहले बारी आती है तब उनकी एवरेज ज़रा नीचे ज़्यादा नज़र आती है, वो भी एक कंसर्न है। और शान मसूद का भी जो फॉर्म है वो भी एक कंसर्न है। तो ये दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को एड्रेस करनी है। बट ओवरऑल जिस तरह की मेरे ख्याल से बॉलिंग अटैक है और 11 है, आई थिंक पाकिस्तान का स्टिल जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, बिकॉज आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और एक ही स्पिनर पार्ट टाइम स्पिनर है आपके पास, जबकि अब जब से स्पिनर आया है अटैक में तो रन्स निकलने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान टीम के लिए। तो पिच को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाया गया, और जैसे आपने ग्राउंड्समैन की बात की, आई थिंक बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है, और स्पेशली क्यूरेटर को जिन्होंने एक ऐसी पिंडी की पिच जो मशहूर है बैटिंग के लिए, उसको इतनी जल्दी कन्वर्ट कर दिया है जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी कुछ है। उसके क्यूरेटर के हवाले से जावेद बड़ी ज़बरदस्त खबर लेकर आए हैं, उस पर जाएंगे। पहले अवैस को ज़रा गुफ्तगू में शरीक कर लेते हैं। तो पिच की हमने बहुत सारी बात की थी और बहुत सारे अंदाजे लगाए थे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि हमने ये अंदाज़ा भी लगाना था कि हमने बैटिंग भी करनी है। कल तो निशानदेही कर दी थी कि स्ट्रोक मेकिंग यहाँ पर होगी, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट हुआ, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी क्या, खैर 3 ही विकेट्स गिरी हैं, वो तीनों खैर अपने ही एरर्स नज़र आए हमें। जावेद क्योंकि ज़्यादा उसके बारे में बताएगा, लेकिन जो तोड़ था ना, मुझे ये समझ आई थी कि क्यूरेटर ने कहा है, टॉम हैमिंग ने, कि पान बहुत हो गया, बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है विकेट। टॉम हैमिंग की थोड़ी सी बात करना चाहूँ, क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर तैनात थे, 2008-9 से वहाँ पर ही थे। खुद भी इनको मैंने देखा जिस वक्त हम खेलते थे वहाँ पर दुबई स्पोर्ट्स सिटी को। पाकिस्तान की जहाँ पर हम बात करते हैं, रोड विकेट थी, आपको पता है इसको अपना डी ग्रेड पॉइंट्स भी मिले थे, लेकिन अहमद भाई सबसे मुश्किल जो मामला था वो था दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट्स को संभालना, क्योंकि वहाँ डेड विकेट्स, आपको पता है दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बहुत स्लो विकेट है। लेकिन अगर आप आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में चले जाएं, शायद जावेद वहाँ गए लेकिन कप्तान तो वहाँ पर रही हैं, उनको आइडिया है इस चीज़ का। हैट्स ऑफ था इस बंदे को कि इसने साउथ अफ्रीका सॉइल अलग से, जो प्रॉपर सॉइल जो मैं देख के आया था वो सॉइल नहीं था प्रॉपर जिसकी बात करूँगी, साउथ अफ्रीका सॉइल की विकेट वहाँ पर मौजूद थी, ऑस्ट्रेलियन आपके पास मौजूद थी, टर्निंग ट्रैक विकेट आपके पास, उसको मेंटेन करके रखा हुआ था। ओवल जिन लोगों ने एक ग्राउंड्स बनाए, उसके पास ही अपना आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। हैट्स ऑफ इस बंदे को। मुझे याद है कि उस वक्त भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी बैंक करता था कि यार ही इज़ द, ये करके देगा आपको जो विकेट्स के काम है। तो उसने जिस तरीके से इस पर काम किया, फिर सपोर्टिंग स्टाफ ने आज पिंडी ग्राउंड में काम किया, हैट्स ऑफ है, क्योंकि आसान नहीं था, पूरी रात बारिश हुई है, आज ही बल्कि आपको पता है रात को एक्सपेक्टेड है बारिश यहाँ पर। लेकिन जो विकेट इस वक्त तैयार की गई है फॉर द फास्ट बॉलर्स, बांग्लादेश का जो प्लान था शंतु का, मैं कहता हूँ वो राइट एग्जीक्यूशन प्लान है कि आपने देखा हिट द डेक हार्ड है, ज़्यादा शॉर्ट ऑफ द लेंथ रखी हुई है, 57% जो उनसे इनके बॉलर्स वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल रख रहे हैं। मूवमेंट इनको अभी तक बल्कि 16-17 ओवर हो चुके हैं, मूवमेंट अभी भी है। मैं साउथ शकील की सिर्फ देख रहा था इस वक्त, तो क्रीज से बाहर खड़े हुए कट करने के लिए स्विंग को, तो इसका मतलब मूवमेंट अभी भी बॉल के अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे हैरानगी ज़्यादा थी, मैं उस वक्त शायद आप क्योंकि बाद में आए थे, मैं कप्तान के साथ बैठा जब बात कर रहा था, नहीद इनका एक फास्ट बॉलर है, मैंने लिटरली बांग्लादेश को आज तक इतना पेसी अटैक फास्ट बॉलिंग में नहीं देखा। 149 उस लड़के ने क्लिक किया है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि एग्रेशन उनके पास मौजूद है और एग्जीक्यूशन प्लान बहुत अच्छा है यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो शटअप कॉल देता है अपने बैट से, अल्लाह करे मुझे शटअप कॉल मिले आज। जिस तरीके से आप इस वक्त खेल रहे हैं, साइम अयूब की स्पेसिफिकली बात करूँ, एक अच्छी अपना शॉट सिलेक्शन भी आपको नजर आ रही है, लेकिन यंगस्टर हैं, पैनिक बटन कहीं ना कहीं अभी भी ऑन होता है जब स्पिनर अटैक के अंदर आता है, तो वो किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, ट्रिकी सिचुएशन है। स्टिल मैं फील करता हूँ, मुझे पता आप शायद इस चीज़ पे एग्री ना करेंगे, फास्ट बॉलर ज़रूरी थे, लेकिन शायद आप स्पिनर एक जोन सा मिस करेंगे बीच में। हो भी सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ इस तरफ ज़्यादा तज्जिया ना ही करें, फिर आपके वो बकरे बाहर आ जाते हैं तो आप मतलब उस तरफ ना आएँ कि अभी वो यंगस्टर्स हैं, अभी तक स्कोर ठीक जा रहा है, 19 ओवर्स हुए हैं और तकरीबन 80 स्कोर हो चुका है, तो आई थिंक वो रन रेट ज़रा थोड़ी सी फोकस्ड हो गई है। अवैस और मैं भी अंदाज़ा लगा रहे थे 150-250 कितने रन होंगे, वो पहले दिन होंगे, दूसरे दिन होंगे। बट जावेद, क्या खबरें हैं? सबसे पहले मैच पर तो ज़रूर आएंगे, मैंने तीनों डिसमिसल्स, क्योंकि आप एनी शाहिदीन भी हैं आज उन तीनों विकेट्स के, तो वो भी ज़रा बताइएगा, और फिर ये जो टोनी हेमिंग वाला वाक़या है इसके बारे में क्या बताना चाहिए? बहुत शुक्रिया अहमद। सबसे पहले देखें कंडीशन आजकल जो हमारी
खासतौर इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद क्लब में जो मैचेस हो रहे हैं बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। दूसरा जो 4 रोज़ा मैच है आज भी उसका जो है ना खेल जो है वो तकरीबन 2 बजे के बाद ही मुमकिन हो सका। वहाँ पर भी स्टाफ जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। यहाँ पर पूरा ग्राउंड कवर करने का हमारे पास इंतजाम नहीं है सिवाय सिर्फ स्क्वायर का और पिच के एरिया का। फिर ग्राउंड स्टाफ की हिसाब से दादी बिल्कुल रात के मुस्तैद दिन रात जो काम कर रहे हैं ग्राउंड को कि मैच जितना मैक्सिमम हो सके पॉसिबल हो ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। फिर पिच की बात करें तो पिच इसकी हिस्ट्री चली आ रही है। आप बैटिंग पैराडाइज जगह T20 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 में आप देख लें कि वहाँ पर कितने के 500-500 रन बने हैं, ठीक है, सेंचुरियाँ हुई हैं, डबल सेंचुरी लेकिन सेंचुरी हुई है उस्मान की 2 सेंचुरियाँ यहाँ पर। तेज़ तरीन सेंचुरी भी इन्हीं विकेटों पे हुई। पिंडी स्टेडियम को एजाज़ हासिल है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो इसके अगर बात बाकी डोमेस्टिक में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। वहाँ पर जो गैलरी है रिकॉर्ड की जो पॉइंट वो बड़ा बने हुए टेबल तो वो भरे पड़े हुए हैं सेंचुरीज़ के। और 2022 की अगर बात करें तो 2022 में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक लंबी लिस्ट है। 2022 में 11 सेंचुरियाँ हैं जिसमें 185 प्लस की इंडिविजुअल इनिंग्स है, 170 है, 165 है, 150 है, 130 है, 100 प्लस, जिसमें 3 बाबर आजम की है। आज उनका आपको नज़र आ रहा है कि 2 गेंदें खेलकर वो 0 पर आउट हुए। आउटस्टैंडिंग कैच एज ए विकेट कीपर मैं दाद दूंगा जो विकेट कीपर है बांग्लादेश के कि उन्होंने अपने बॉलर के साथ मिलकर बॉल की लाइन और लेंथ को उन्होंने चेक किया और कहाँ से आकर उन्होंने सिंगल हैंडली गेंद को उठाया कि हल्का सा फ्लिक हुआ, मिडिल लेग पे हुआ गेंद, बाबर ने इसको फ्लिक करने के सही और जो प्लान होता है बॉलर का उसको उसने रीड किया और एक अच्छा कैच। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ कि वो यहाँ से आउट हुए हैं, ये मोड ऑफ डिसमिसल भी सिमिलर आपको अजहर अली का भी याद होगा 2022 में इंग्लैंड ने जब बस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए आई थी और वो तो स्लिप में उन्होंने लेग स्लिप में उन्होंने फील्डर बाकायदा लिया था कीपर से 4 कदम पीछे इसी वेन्यू पर। मैं वहीं पर मौजूद था जमशेद का। तो आपको क्रेडिट जा रहा है याद आधा। इनको टिकट देना बंद करें पाकिस्तान के मैच में। ये करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को क्रिकेट में, कुछ को फुटबॉल में पाबंदी लगाना बहुत जरूरी हो गया वैसे। तो हम शाहिदीन है कि इब्रार अहमद ने 7 इन द रॉ विकेट्स लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में। वैसे हक उनका बनता था कि पिंडी में उनका डेब्यू किया जाए क्योंकि उस सीजन में 2022 में इसी वेन्यू पर इब्रार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है अभी तक उनको ड्रॉप किया गया, पाकिस्तान शाइन में भेजा गया। इसी वेन्यू पर सिंध की जानिब से उन्होंने 7 मैचेस में 43 विकेट ली थी। बात करें कि हेड क्यूरेटर की, देखिए आपका माइंडसेट जिस तरह फवाद भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उनके वहाँ पर रहे भी, उनके साथ मिले भी और वहाँ की यूए की कंडीशन हम सबके सामने है। आप भी जानते हैं, हमारे स्कीपर खेली है वहाँ पर कि वहाँ पर किस तरह ड्राइव विकेट बिल्कुल मौसर और बनाना फिर मेंटेन रखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में क्यों नहीं आए? क्योंकि साहब का चेयरमैन साहब ने कहा था लेके आना भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेके तो आ जाएंगे, उसको यहाँ पर एडजस्ट करके उसकी हिफाजत करना, उसकी केयर करना जो है वो सबसे बड़ा मसला बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। क्यूरेटर जाहिर है हर बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड है और उनका जो माइंड सेट है जदीद क्रिकेट कि मैंने क्या करना है, टेस्ट के लिए किस तरह की विकेट होनी चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट, ठीक है, और यहाँ का रिकॉर्ड उसको चेंज करना है। ये उसने यूएई में भी किया, ठीक है, कि स्पिनर के लिए। अब जब उनसे मुलाकात हुई वो रिकॉर्ड देखने के लिए 2022 के जब उन्होंने पिंडी स्टेडियम के रिकॉर्ड देखा कि 2022 में 11 सेंचुरियाँ, तो मुझे कहता है अब बताएं अब मौसम भी मेरा साथ दे रहे हो और अब मैं बना के दिखाऊंगा विकेट कैसे बनती है। वो कि ऑर्डर डेफिनेटली जो होम कैप्टन होता है उसकी भी राय रखी जाती है, लेकिन क्यूरेटर जो हेड क्यूरेटर है वो जिस तरह हेड कोच और फॉरेन हो तो वो होम कैप्टन की भी डिसमिसल का बता दें जरा, फिर मैं आसिम भाई की तरफ जाता हूं। डिसमिसल देखें, हम ऑफ द एयर बात कर रहे थे अपनी गलतियां। अब आपको थोड़ा सा आपने देखा कंडीशन कैसी है, पिच 2 से 3 बॉलों में 4 या 1 ओवर में रीड हो जाते हैं दोनों बैटर्स को, ठीक है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। आउट स्विंग हो रहा है ज्यादा, इन स्विंग किस एंड से हो रहा है, हवा कहाँ से आ रही है, किस तरह बॉल को जो है मैंने कर रहा है। अब टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट में आपको एक अच्छा बॉल है, थोड़ा सा अगर लाइन से बाहर है तो उसको लेफ्ट कर दी, गैर जरूरी शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल एग्रेसिव बॉलर होते हैं 4 से 5 ओवर शुरू में, जब उनको विकेट नहीं मिलती तो वो फिर थोड़ा सा डिफेंसिव पे चले जाते हैं। कप्तान का माइंडसेट चेंज होता है, वो अपनी फील्ड पोजीशन को चेंज करता है। बिल्कुल याद है, ये कह रहा था कि मैं बताता रहा हूँ ये सर ये स्कोर है बोर्ड के ऊपर, उसने कहा ऐसी की तैसी देखते हैं। क्या तो आप भी कल रहे थे कि लेदर पुराना करना है, उन्होंने ऐसा लेदर पुराना किया कि आपको इसको बंद गेम ही नहीं नजर आया। तो ये मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू हम स्टूडियो की इंटरैक्टिव जो सेशन है ये हम अपना सेशन जारी रखेंगे सेशन बाय सेशन। बट आसिम भाई सबसे पहले तो मैच की बात कर लेते हैं। 3 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन कुछ स्टेबिलिटी अब नजर आ रही है, उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन साथ साथ जो अब ये पिच को लेकर खबरें आई हैं और टोनी हेमिंग ने भी, हेड क्यूरेटर जो हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि जी अब ऐसी ही पिचेस बनाई जाएंगी जहां पर जरा बैट एंड बॉल के दरमियान इक्वल कॉन्टेस्ट होना चाहिए। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ये देखिए पहला 1 घंटा किसी भी क्रिकेट में मुश्किल होता है और वो पहला 1 घंटा जो था वो बांग्लादेश के हक में गया और उन्होंने 3 आउट किए, पाकिस्तान के मेजर बैट्समैन आउट कर लिए उन्होंने ऊपर से।
तो ये विकेट ने भी साथ दिया उनका उनका बड़ा अच्छा डिसीजन था कि वो बॉलिंग उन्होंने पहले चूज़ की। तो पाकिस्तान टॉस जो था वो बड़ा वाइटल एक रोल कर रहा था, अदा कर रहा था वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये बैड लक कि पाकिस्तान टॉस हारा और बांग्लादेश ने ये अब, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान लेट्स से कि अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता तो थोड़ा डिफरेंट होता, 3 की बजाय 4 या 5 आउट हुए होते, क्योंकि उनका प्रेशर ज़्यादा था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का। एनीवे बांग्लादेश के बॉलर्स उसके बाद प्रेशर नहीं रख सके, तो जो हमारे बैट्समैन हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं। उसके बाद साइम अयूब हैं, तो आई मीन, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे क्रिएटर हैं उन्होंने बहुत अच्छी विकेट बनाई है, और वो समझदार हैं और उन्हें पता है, वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। अगर उन्होंने विकेट नहीं बनानी तो किसने बनानी है? वो एक मजे हुए दुनिया के माने हुए वो विकेट बनाने वालों में से एक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उनके पास एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े जो विकेट तैयार करने वालों में से जो टॉम का नाम आता है। बिल्कुल सना, ये बाकायदा तौर पर अगर फैसला कर लिया गया है तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। ऑब्वियसली हम बार बार यही कहते हैं कि फिर किसी भी सिस्टम को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, लेकिन आपने शो शुरू होने से पहले एक बड़ी अहम बात की, और वो ये थी कि टोनी हेमिंग ने उनको आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आते ही वो इम्पैक्ट डाल दिया ग्राउंड के अंदर, जो हमें नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है। देखिए, जब आपको बाहर, ये ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक़ है, और आप जब बाहर से काम करके आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़र्क जो मुझे नज़र आया है बाहर के लोगों में और यहाँ पर काम करते हुए, कि वहाँ पे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और अथॉरिटी भी दी जाती है, और उसके बाद आपसे रिज़ल्ट्स मांगे जाते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं दी जाती, ना अथॉरिटी दी जाती है, ना रिसोर्सेज दी जाती हैं, और उसकी वजह से फिर आप किसी से रिज़ल्ट मांग नहीं सकते, क्योंकि आपको ख़ुद भी पता होता है कि हमने इनको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो जब आप प्रैक्टिकली वो काम करके आते हैं कि विद इन मंथ्स एंड विद इन वीक्स आपने एक पिच का बिहेवियर बदलना है, तो आपको पता होता है एग्जैक्टली कि मैंने कैसे बदलना है, मैंने सब कॉन्टिनेंट पिच का कैसे बिहेवियर बदलना है। जैसे अवैस ने बात की, जब मैं पहली दफ़ा यूएई एकेडमी की नेट्स पे खेलने गई हूँ, तो वहाँ पे 5 डिफरेंट पिचेस के 5 डिफरेंट बिहेवियर्स थे। उन्होंने हमें बताया कि ये वाली जो पिच है, इसका बाउंस जो है वो हमने मेलबर्न की तरह तैयार करने की कोशिश की है, इसका ग्रास भी वैसा है, इसकी ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है मट्टी की वो भी हमने वैसी रखी है, दूसरी पिच जो है वो हमने सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से रखी है, तीसरी पिच जो हमने इस तरह से रखी है। सो उनको इतनी सेंस है, पता है कि वो पिच बनती भी कैसे है और उसमें क्या क्या फ़र्क आता है, क्योंकि आप उनको पे अच्छा करते हैं, आप पढ़े लिखे लोगों को भी उस चीज़ में शामिल करते हैं। हमारे ग्राउंड्समैन को ना हम लोग उनको पे करते हैं, ना हमने उनकी एजुकेशन पे कभी, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर कोई काम किया। जितनी भी बड़े बड़े क्यूरेटर्स की भी वर्कशॉप्स हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में होती हैं। ये बात मैंने जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है वहाँ पर भी उठाई है कि आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में बने होते हैं, लोकल डायलेक्ट में तो या तो आप, अगर आपने हम अपने ऑलरेडी कंसिस्टिंग जो आप हमारे ग्राउंड्समैन हैं उनको एम्पावर करना है, तो आपको उनको ट्रांसलेट करके उर्दू ज़बान में उनको उन वर्कशॉप्स को कराना पड़ेगा। सीख वो सब कुछ जाएंगे, एबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ लैंग्वेज बैरियर आ जाता है वहाँ पे हम डिसएम्पावर कर देते हैं अपने लोगों को। या फिर ये कि आगे के लिए ऐसे लोगों को ग्रूम करें जो अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान दोनों जानते हैं, जो आने वाले हमारे ग्राउंड्समैन हैं, तब जाके हम उन पिचेस को और उन चीज़ों को हासिल कर सकें, क्योंकि ये भी पूरा एक आर्ट है। पिच बनाना, पिच को मेंटेन करना, वहाँ पर हम लोग लैक करें, जिसमें अभी के जो ग्राउंड्समैन हैं उनकी मेहनत, उनसे ज़्यादा मेहनत शायद ही दुनिया में कोई करते हो, पर ज़बान का जो एक फ़र्क आ गया है और हमने उसके ऊपर उनकी कोई मदद नहीं की है। हमने कहीं से कोई भी वर्कशॉप्स को उर्दू ज़बान में उनको ट्रांसलेट करके नहीं दिया। तो आई थिंक इन चीज़ों के ऊपर भी काम होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए और एम्पावर करना चाहिए अपने लोगों को। बिल्कुल, और सना ने जिस चीज़ की निशानदेही की वो मरहूम कर्नल नौशाद साहब याद आ गए। उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, इसका नाम था द आर्ट ऑफ पिच मेकिंग। तो इट हैड अ कंप्लीट साइंस कि पिच कैसे बनती है, कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कल कर्नल साहब को भी गुजरे हुए 1 साल हो गया, और वही चीज़ बार बार मेरे माइंड में आ रही थी कि वो जो किताब थी वो कितनी अहम है, और वो जो साइंस है पिच मेकिंग की वो कितनी अहम है। लेकिन अवैस,
मेरे ख्याल से मायूसी के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आर्ट सिर्फ एक ही रहा है कि पानी लगाएं रोल करें, पानी लगाएं रोल करें, घास काट दें, घास उगने दें। हमने इससे ज़्यादा हमने कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया, और मेरे ख्याल से इसमें ग्राउंड्समैन का कोई कसूर नहीं है। ये तो बात वही है कि वो सिस्टम इस्टेब्लिश करना था, या उस तरह की एजुकेशन। अब अभी भी अगर आप टोनी हेमिंग को लेकर आए तो उस लैंग्वेज बैरियर को क्लियर करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सके। सॉरी, क्योंकि कर्नल साहब की कल आपने बात की, मैं एक साल पता भी नहीं चला कि जब उनका अपना हुआ, तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब कर्नल साहब, क्योंकि बड़ी करीबी आपकी भी रही है, हमारी भी रही है, वन ऑफ द जेंटलमैन्स के जब भी रात चाहे 10:30-11 बजे भी ज़रूरत पड़ी टीम मैनेजर रिपोर्ट लिखने पे, वो बंदा हाजिर था। कभी उसने कोई चीज़ छुपाई नहीं, हेल्पफुल था, ओपन माइंडेड था कि यार, मुझे याद है कि बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में देखे अहमद भाई जो प्लेयर के ऊपर बेसिकली पूरी पूरी केस स्टडी लिखते हैं, और मैंने उनसे सीखी थी। उनके पास पूरे पूरे पलंदे पड़े हुए हैं जिस पे एक प्लेयर के ऊपर जो अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं अंडर 19 से लेके अभी तक, उनके पास पूरी केस स्टडी उसकी मौजूद है कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ इस पे काम करते हैं। वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स, जो ऑब्वियसली वाला जनसीब करे, मिस तो करते हैं हम उन्हें। बाकी जो उनसे अपना अगर इसकी बात करें तो एक जो कप्तान ने एक बात की ना, इसमें एड ऑन भी करना चाहूँगा। मुझे याद आया, ये खाली क्यूरेटर वाले मामले पे नहीं है। जब मैं लेवल 2 जब कर रहा था, लेवल 3 क्योंकि आपको चाहिए होता है उस वक्त, क्योंकि थीसिस बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है। लेवल 3 होता है इंग्लिश में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने लिखना है। लिटरली जो लड़के फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, बहुत तगड़े, शायद यूसुफ की बात करूँ, जो पुराने लड़के हमारे खेले हुए हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, उन्होंने भी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लेवल 2 में उठाई थी कि या तो आप इसको सिलेबस को चेंज करके, जो एक उर्दू जो मीडियम पढ़ा है लड़का, जो एक पढ़ा हुआ है, इसको उर्दू मीडियम में कर दें। है तो हमारी मादरी ज़बान है ना, आप इसको कर दें ताकि किसी के लिए आसानी हो समझने में। चले अगर आप नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल तो जो खेला उसको समझ में आए कि मैंने क्या काम करना है, नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट एक इसके अंदर जो पेज है जिस पे इंग्लिश में अपना वर्कबुक सारी लिखी है, एक पेज आप उर्दू वर्कबुक दे दें ताकि किसी को समझ में आए, ताकि डीप एनालिसिस कर सके कि यार लिखा हुआ कैसे, वर्डिंग को समझना, रेफरेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ पे भी काम करे। इसमें सॉरी मैं ऐड जरूर करना चाहूँगी कि मेजॉरिटी कोचेस ने आके डोमेस्टिकली काम करना होता है, और डोमेस्टिक में 95% लड़का उर्दू ज़बान समझता है और 95% लड़की भी उर्दू ज़बान समझती है। तो ये हम अपनी ज़बान को खुद डिग्रेड करते हैं। हम समझते हैं कि जी अंग्रेज़ी जो नहीं सीखेगा उसका हमने क्यों ऐसे रखा हुआ है। आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़रूरी ये काम होना चाहिए, और बाहर भी इस लॉबी को करना चाहिए कि हमें अपनी ज़बान के अंदर टेस्ट देने की भी इजाज़त हो। हम ठीक है, आप इंटरनेशनली उन कोचेस को मत रखें, आप लोकली उनको एटलीस्ट लेवल 3 की डिग्री ज़रूर दे दें अगर वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में वो कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल जावेद, चाय का वक्फा हो चुका है, तो नाजरीन को ये भी बता देते हैं कि चाय के वक्फे तक पाकिस्तान का जो स्कोर है दैट इज़ 81 for 3। साइम अयूब बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं इस वक्त, ही इज़ नॉट आउट ऑन 42, साथ दे रहे हैं सऊद शकील जो अब तक 28 रन बना चुके हैं, तो अच्छी पार्टनरशिप रही है। अब किस तरह देख रहे हैं यहाँ पर, एक वो स्टेबिलिटी तो ज़रा वापस आ गई है, अब मज़ीद पाकिस्तान किस तरह जाने वाला है? देखिए 16 पे 3 आउट हो गए थे, इन्होंने भी कोशिश की है, जिस तरह साइम की आवाज़ में भी बात की है कि कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा था, कभी सिस्टम से बाहर भी खड़ा, इसमें के बॉल हिल रहा है। सऊद शकील की हमने जिस तरह बात की है, साइम ने कुछ अटैम्प्ट्स किए हैं लेकिन उसकी गुड लक, और कि अगर आज वो 50-60 कर लेता है आज के दिन में, तो आज उसकी बेहतरीन इनिंग हम इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि ऊपर से हमें जो टॉप ऑर्डर थे वो फ्लॉप हो गए। ओपनर्स ने जो साथ आए थे, अब्दुल्ला शफीक, फिर कप्तान उस तरह नहीं खेल सके, फिर साबिक़ कप्तान ने आज अपना अकाउंट ओपन नहीं किया। प्रेशर में तीनों जो है हमारे, जो जिनसे बड़ी तवक्कुआ थी कि आज कम से कम इन तीनों में से कोई एक 50 या 60 रन करके भी आउट हो जाता है ना, तो इतनी टेंशन ना होती। इन दोनों साउथ, क्योंकि हमें पता है कि साउथ का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, अरसे दराज से जो है वो डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में इन आउट उनका चलता रहता है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर खेला। उमर अमीन ने भी 177 की है बांग्लादेश के खिलाफ, स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। भारत यहाँ पर टी तक का ये इनफ है। आगे प्लान ये कि आप थोड़ा सा आप संभल गए हो, पिच का भी अंदाज़ा हो गया, बॉल भी अब थोड़ा सा रफ तो हो गया, 21 ओवर्स हो गए, 21 ओवर इनफ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मजीद जो है ना, आज का दिन कम से कम विकेट, आज का जो एंड है वहां तक विकेट ना गिरे, इसी मोमेंटम के साथ जाएं कि आपको लूज बॉल मिले उसका वेट करें। बिल्कुल, मेरे तो ख्याल अच्छा से बॉल है उसको अगला 1 घंटा 1.5 घंटा यही एम होना चाहिए। इसी गेम तो व्हाट्स अ गुड स्कोर जो आप पाकिस्तान के लिए पहली इनिंग्स में देखते हैं? पहली इनिंग में अब 200 भी जो है बहुत ज्यादा जो 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 हालात चल रहे हैं ना 150 अब स्टेबल हो गए ना। अब आने वाले बल्लेबाजों में अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप में अभी मौजूद है मोहम्मद रिजवान रहते हैं, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान अली आगा भी एक अब मेच्योर हो चुके हैं। अब उन पे हमें जिम्मेदारी डालनी चाहिए, अब प्लानिंग होनी चाहिए, एक छोटी सी मीटिंग हो, और बाकी बल्लेबाज जो है नसीम शाह को नहीं, क्योंकि वो अब वहाँ से टेल आपकी शुरू हो जाती है। अब हम मोहम्मद अली से तो नहीं तवक्को रखेंगे ना कि आप आके करो, मीर हमजा को जो है अपना खुरम शहजाद को कहें कि अब आपने संभालना है, नहीं, ये दो अभी बैटर हैं और इन्होंने अपने
जिम्मेदारी बड़े runs जितने रिजवान पे डी हुए एक बड़ी इनिंग आज यहाँ से आगे, तो उतना ही आगा को भी अपना 110% जो है डिलीवर करना होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे। टेस्ट मैच पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चाहे के वक्फे तक एक अच्छी स्टेबल इनिंग्स अब खेल रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब और सऊद शकील को एक बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। दोनों को इंडिविजुअली अच्छे रन्स करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान के पास एक चांस हो। मेरे ख्याल से अब इस रेटरिक की तरफ भी आना चाहिए कि एक ही दफ़ा बारी करें, एक इनिंग से हराएं फिर अगली टीम को। विकेट का भरपूर फ़ायदा उठाएं अगर 4 फास्ट बॉलर्स लेकर गए हैं। गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं और हमारे तजियाकार भी हैं, जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो पहले दिन का अब तक का खेल हुआ है चाय के वक्फे तक? बस अभी आ रहा हूँ वहीं से, वो देख कर आ रहा हूँ। ग्रीन टॉप विकेट थी, सारे बड़े खुश हैं जी, बड़ी घास चास विकेट पे। अच्छा, बारिश के बाद ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा। बॉल अनइवन हो रहा है, कभी उठ रहा है कभी बैठ रहा है, तो मतलब एक ख़ास किस्म की एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट नहीं हो पा रही बैट्समैन की। शुरू के बैटर्स को तो बड़े तंग हुए, अब्दुल्ला शफीक भी। बाबर आजम अनफॉर्चुनेट रहे हैं, अपना बैलेंस शिफ्ट नहीं कर पाए ठीक से। पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। नेट पहली बार नहीं आउट हुए इस डिसमिसल, ये बड़ा सिमिलर मोड ऑफ डिसमिसल। लेकिन अहमद, अभी जब रिसेंट ट्रेनिंग्स हुई थी तो हम गए थे, उसमें ये चीज़ नोटिस कर रहा था मैं कि जूनियर बॉलर्स भी उन्हें आउट कर रहे हैं और उनका पैड पर बहुत ज़्यादा बॉल लग रहा था। तो ये मैंने भी नोटिस किया था। फिर हमने पूछने की कोशिश भी की थी तो उन्होंने कहा कि जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो खैर हमने भी उसको सीरियस नहीं लिया कि ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन विकेट अच्छी है और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब मज़ा आएगा। ज़रा बैटर्स की टेस्ट हो जाएगी सारी स्किल्स और पता चलेगा। साइम अयूब, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग साइम अयूब लाइक दिस, और 42 पे खड़ा है। सऊद शकील वैसे ही मुस्तनद बैटर है और वो अच्छा खेलता है, सुलझ के खेलता है। अब दोनों लेफ्टी खड़े हैं, साइम 42 कर गया, मुझे ये बड़ी खुशी है। देखें, एक तो ये मेरा ख्याल है अब लास्ट चांस था उसके लिए भी कि ख़ुद को प्रूव करना है या बाहर जाके दोबारा डोमेस्टिक खेलनी है। तो साइम ने थोड़ा सा पिच रीड कर ली, समझ आ गई कि नो लुक शॉट जो है वो T20 के लिए ठीक है, यहाँ नहीं है। मौका मिला, आज नहीं मारी लेकिन। हाँ, वो अंदर से तो हो रहा था, दिल हो रहा होगा। मैंने देखा बैट ले जाते लेकर गए, लेकिन उन्होंने फिर फ्लिक कर दिया। अच्छी चीज़ है ये अहमद। और दूसरी बात ये ना, जब आप ऊपर देखते हैं कि सीनियर है अब्दुल्ला शफीक, फिर आप देखते हैं शान मसूद नहीं है, वो चला गया है, फिर आप देखते हैं बाबर आजम जैसा खिलाड़ी चला गया, और इतनी ही देर में अगर आप पिच रीड कर लेते हैं, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन है। ये बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन होगी साइम के लिए, क्योंकि सऊद खेल रहा है, पिछले काफ़ी अरसे से टेस्ट खेल रहा है। अब तो वाइस कैप्टन भी है, तो ज़रा सीनियरिटी लेवल भी उसका बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो मुझे इस पिच पे ऐसी ही बैटिंग एक्सपेक्ट थी कि यार ज़्यादा लंबे स्कोर्स नहीं होंगे, ये लग रहा था। पर अब ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान टीम 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, हम 84-85 तक है मेरा ख्याल है अभी, और उस पर 81 शायद, 81 पर है, और इस पर अगर हम इसको एड अप करते करते बहुत हार्डली, मैं आपको सही बताऊं, अगर आप चले गए 300 तक किसी भी तरह, 290, तो शायद आप बांग्लादेश को जल्दी आउट कर लें, जिस तरह की पिच है। क्योंकि आप देखें दोनों पेसर्स ने ही विकेट ली है अभी तक, उनके पेसर ही उस पिच पे खेला। अच्छी चीज ये है, उनकी फील्डिंग अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। तो हमें भी ये सोचना है कि हमने क्या करना है। लेकिन आप ये देखें ना, उन्होंने रीड कैसा किया पिच को। उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की, उन्होंने पिच समझने के लिए टॉस जीता और फील्ड कर ली। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त नजर आई मेरे ख्याल से। वो 3-4 स्लिप्स के साथ जो बड़ी अटैकिंग कैप्टनसी की है शंतु ने, इट हैज रियली पेड ऑफ। आसिम भाई, बाबर आजम का सवाल बड़ा जरूरी बनता जा रहा है। अंडर प्रेशर तो ज़रूर हैं, तमाम नज़रें भी रहती हैं पाकिस्तान में। मैंने वही कहा, अनफॉर्चुनेट कल्चर है कि वाइट बॉल का मवाजना जो है वो रेड बॉल से करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ये पहली सीरीज़ है। तो आज तो बगैर रन्स बनाए पवेलियन वापस चले गए, खुद कैसा प्रेशर फील कर रहे होंगे? अहमद भाई, जब कोई टॉप बैट्समैन आउट होता है 0 पे या छोटे स्कोर पे, तो ऑब्वियसली कि वो अंडरस्टूड है कि उसको अफसोस तो होता है। तो वो खुद भी ये फील कर रहे होंगे कि मुझे ये रुकना चाहिए था विकेट के ऊपर, क्योंकि उनका बनता भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टेस्ट मैचों में स्कोर नहीं किया हुआ
अगर आप पूरे उनके टेस्ट मैचेस देखें तो उनका इतना बड़ा लंबा कोई स्कोर नहीं है, मगर बाबर जो है वो एक अच्छे टॉप क्लास बैट्समैन है पाकिस्तान के, हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखें ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी आउट हो सकता है, बैटिंग में कोई भी आउट हो सकता है। तो बाबर आज आउट हो गए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर कोई क्लास के प्लेयर नहीं है, उनकी अपनी एक क्लास है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो दूसरी इनिंग्स में वापस आएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होंगे। हार्ड लक हो जाती है बैट्समैन के साथ, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। बाबर खुद भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मुझसे ये क्या गलती हुई है, और वो उन्होंने इसको बड़ा गौर से जांचा होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। तो बाबर एक क्लास है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबर जो है रेड बॉल के भी उतने ही प्लेयर हैं जितने वो वाइट के हैं। अच्छा आसिफ भाई, ये रेटरिक जो मैंने जिस तरह कहा है कि अब आप इधर से डोमिनेंस पाकिस्तान क्रिकेट को सीखनी है कि टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट भी करना है। यूजुअली हमने यही देखा है कि जो हमसे बेहतर टीमें हैं उनके खिलाफ तो हमारी कारकर्दगी बड़ी प्रिडिक्टेबल रही है, लेकिन जहां पर हम थोड़ा बेहतर होते हैं वहां पर भी हम मैच फंसा देते हैं। तो ज़रा डोमिनेट करना भी सीखना होगा कि अब एक इनिंग से भी जीतना सीखें। जी बिल्कुल, ये टाइम है इस वक्त। सऊद शकील और साइम अयूब जो है विकेट के ऊपर हैं, और स्कोर उन्होंने 21 ओवर खेल चुके हैं, 81 रन है, ऊपर से विकेट गिरी थी, उन्होंने संभाल लिया है। अब उन्हें चाहिए कि लंबी और बड़ी बारी यहाँ पे खेलें। इन दोनों को आउट नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे ये अभी जावेद भाई ने बोला है कि इनको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। बिल्कुल इनको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए, और इनको पाकिस्तान को खड़ा करना चाहिए, बल्कि दोनों बैट्समैनों को जो है विकेट के ऊपर एक लंबा स्कोर करना चाहिए, रुक के खेलना चाहिए, जहाँ पे फंसना है वहाँ फंसे, जहाँ पे शॉट्स खेलें। तो मसला ये है कि यहाँ आउट होना अब बनता नहीं है इनका, क्योंकि 21 ओवर हो चुके हैं, स्कोर भी एक अच्छा स्कोर उन्होंने कर लिया दोनों ने। तो मैं समझता हूँ कि इनका यहाँ पे डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा और बड़ा प्लेयर जो होता है इस वक्त का और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा टाइम है इन दोनों के लिए, दोनों यंगस्टर्स के लिए, कि वो लंबी बारी खेलें, और उम्मीद तो यही है कि वो लंबी बारी के लिए जाएंगे। अगर साइम अयूब बाहर निकल के दोबारा ना शुरू हो गए कट खेलना या ऊंचा शॉट्स खेलने, अगर उन्होंने शुरू ना किए, जैसे गेम चल रही है इनको चला के रखें, अपना सिंगल डबल्स पे आए, और उसके बाद बैट बॉल का वेट करें और उस पर हिट मार दें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका है कि डोमिनेट करने का, और पाकिस्तान अगर इस मैच में मैं समझता हूँ कि 280 290 के करीब आता है तो बड़ा वो प्रेशरेबल स्कोर है बांग्लादेश के लिए, कि पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि, और ऊपर से विकेट भी जो है ग्रीन टॉप है, तो ये एडवांटेज है पाकिस्तान को। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान 300 के लगभग 300 के करीब स्कोर करेगा और डोमिनेट करेगा बांग्लादेश के ऊपर, और करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक मंजी हुई टेस्ट टीम है, आपके पास प्लेयर्स हैं। अभी आगा सलेमान पीछे हैं, तो वो वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। बिल्कुल, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, एक अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। लेकिन कप्तान आपकी इजाज़त से मेरे ख्याल से आप, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिशियन का भी अब ओहदा हम दे दें, क्योंकि आपने बड़ा अहम एक स्टैट शेयर किया था, तो मैं चाह रहा था उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, जो बाबर आजम की, क्योंकि ख़ास तौर पर गुफ्तगू हो रही है। 2019 से 2022 तक 2100 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, तकरीबन एवरेज 58.67, 7 सेंचुरियाँ, 13 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, और 2022 दिसंबर से लेकर अब तक 636 रन है, एवरेज 37 की है, 1 सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरी हैं, जो आपने स्टार्ट शेयर किया है। बिल्कुल, आई थिंक देखिए ये बड़ा अच्छा उस्मान समीउद्दीन का क्रिक इन्फो पे ये आर्टिकल है, और बड़ा अच्छा उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ने वाला है। बट ख़ास तौर पे अगर हम इस स्टार्ट की बात करें तो पिछले 3 सालों के अंदर उनकी एवरेज 58 से गिर के 37 पर आ गई है, और जो डिसमिसल्स हैं ज़्यादातर उनके बोल्ड और LBW के, उनका भी वो भी डबल हो चुके हैं। पहले वो ज़्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट हो रहे थे इस डिसमिसल के मुताबिक, बट जो अब टांग पे आने वाला बॉल है उस पर डिसमिसल्स उनके डबल हो चुके हैं, और वो ज़्यादातर राइट आर्म पेसर से भी उस पर आउट हो रहे हैं। तो आज भी लेफ्ट आर्म से टांग की बॉल पे आउट हुए हैं। तो ये एक डेफिनेटली, जैसे
अरसलान भाई ने भी बात की कि बैलेंस का या वेट ट्रांसफ़र का इशू हो सकता है, और वो इतनी ये रूथलेस गेम है ना क्रिकेट, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो नैनो सेकंड्स और सेकंड्स की बात है कि आपकी डिसीजन मेकिंग लेट हो रही है या आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आप उस तरीके से कॉन्फिडेंटली, आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो ये सेकंड्स की डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये ज़रूर है कि अंडर प्रेशर तो हैं अभी, मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जो टेस्ट है वो उस वर्ल्ड कप की जो भी डैमेज हुई है टीम को, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग मैचेस, जो डैमेज हुआ है टीम के मोराल को, जो टीम की एक कॉन्फिडेंस को और टीम की यूनिटी को, इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है, और इसका फ़ायदा हर टीम उठाएगी जो भी आपके साथ खेलेगी। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस टीम के लिए, और आई होप कि ये जो यंगस्टर्स हैं, जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है, फिर 12 ओवर्स के अंदर 75 रन, ऑलमोस्ट 6 की एवरेज से जब से विकेटें गिरी हैं, 16 में हम 8 ओवरों में 8.2 ओवर्स में हम लोग 16 पे 3 आउट थे, वहाँ से जो एक रिकन्स्ट्रक्ट की, और ये बेहतरीन टाइम है खेलने का, तेज़ धूप निकली हुई थी, पिच अच्छी तरह सूख गया था और ज़्यादा धूप में बारी ली है, तो इस तरह के पैचेस आजकल के मौसम में कम मिलेंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उस पर इन्होंने 6 की एवरेज से स्कोर किया है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में यही है, जब आपको अच्छा सेशन मिल जाए उस पर आप तेज़ खेलो, और इसलिए साइम अयूब की जो सिलेक्शन उन्होंने अपनी राइट प्रूफ कर दी। कल भी मैंने आपसे बात की कि एक बैटर बहुत ज़रूरी है जो अटैक करे, तो आई थिंक ये मैनेजमेंट को यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी ये सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई हुई है। बिल्कुल, आप इसको टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। बाबर का मोड ऑफ डिसमिसल जो है, मैंने भी जिस तरह कहा कि 2 जगहों पर वो सबसे ज़्यादा आउट हो रहे हैं, इससे पहले तक तो बड़ा इजी लगा कि साइड्स किस तरह मार करती थी कि शॉर्ट कवर रखकर उनको आउट कर रही थी। अब जो हमने हाल ही में देखा है, शॉट मिड विकेट पर भी आउट होते रहे, लेकिन वो जो एक चैनल है जहाँ पर हमने वो प्रैक्टिस की वीडियो भी देखी होगी, खुर्रम शहजाद ने बोल्ड किया, एक वो चैनल बिल्कुल ऑन योर ऑफ स्टंप लेफ्ट करना है, खेलना है, बहुत शायद लेट बैट का जो बैकलिफ्ट है वो शायद इतना मुस्तहकम तरीके से नहीं आ पा रहा, और फिर वो लेग साइड पर डाउन द लेग साइड जो डिसमिसल होते रहे। बाबर आजम की अगर बात करूं, कल नौशाद साहब की मैं रिपीट क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ गुजारा था, मुझे याद है वो कहते थे कि ये वाहिद बैट्समैन अगर पूरे टेन्योर में अगर देखूं तो जिसको 1 इंच पहले स्विंग नजर आ जाती है, बॉल पहले जज कर लेता है, और अराउंड 100 से प्लस जो उनसे शायद असलम ने मुझे याद है कहा था कि 100 से ज़्यादा कवर ड्राइव्स खेलता है, क्योंकि बॉल जो आप स्टेशनरी बॉल कहते हैं ड्रॉप करके जो खेलता है बंदा, 2 मामलात होते हैं। अगर आप वही बायोमैकेनिक्स में चले जाओ, एक तो उसकी हेड पोजीशन आपको समझ में आ रही है, या तो वेट ट्रांसफर, ये खैर वो स्टैट्स हैं, वैसे मैं आपकी बात को थोड़ा सा कट करूंगा, ये स्टैट्स हैं जिनकी बात कर रहे थे, तो आपके सामने है जनवरी 2019 से 2022 दिसंबर तक जो एवरेज है वो 58 की रही है, और फिर उसके बाद दिसंबर 2022 से अब तक की बात करें तो 37 की एवरेज आ जाती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें ना, मैंने कहा ना, एक तो आपका बॉडी वेट ट्रांसफर जो कप्तान ने बात की, क्योंकि हेड आपका जो सा पूरा बॉडी वेट को लेके चलता है, जिस किस्म की उनकी डिसमिसल्स यहाँ नहीं, वर्ल्ड कप में भी ज़्यादातर हुई हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो सा बॉडी वेट है वो ऑफ स्टिक की तरफ गिरता है, जहाँ पर वो ग्लांस करना चाहते हैं अपना आपका स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पर ज़्यादा उनको प्रॉपर तरीके से आउट किया गया है। दूसरी जो आपने बात की बाबर आजम की, अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएं, जब वो अर्ली टेन्योर के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए हैं, उनका बैकलिफ्ट और बैट स्पीड अगर आप उसको कंपेयर करें और अब की आप कंपेयर करें, बहुत फ़र्क है। और यहाँ तक कि जो बैट स्पीड के अंदर जो स्विंग आ गई है ना, बनाना स्विंग जिसको हम कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैसे फैक्टर तो है जो सना भी कह रही हैं, मेंटल ब्लॉक डज अफेक्ट। मैं वो इस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। देखो, अगर आप उस स्टैट्स पे भी चले जाएं, अगर 2022 से अगर आप करो तो 2022 से आपको याद है जो मामलात ख़राब होने स्टार्ट हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड होता रहता है, और ये नेचुरल चीज़ है। मैंने आपको याद है कल भी एक बात की थी, बेशक ग्रीन टॉप विकेट है, यहाँ पर आपके पेसेस, उनके भी दिमाग में बात जरूर होगी कि पाकिस्तानी पेसेस हमें आउट यहाँ पर करेंगे, उनकी पेस भी अच्छी है, स्विंग भी अच्छा होता है, लेकिन शाहीन पे एडेड प्रेशर क्यों होगा? साइकोलॉजिकल जो प्रेशर इस वक्त जो मामलात होते हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बिल्ड होता है, वो आपके जो कंसिस्टेंसी है उसको तोड़ता भी है। बाबर आजम के साथ भी ये मसला ज़रूर यहाँ पर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ, जो मामलात होते हुए आए थे। मैं कोई साइड उनकी नहीं ले रहा, लिटरली मामलात करते हैं कप्तान, क्योंकि पाकिस्तान खेलिए, उनको शायद मुझसे बेहतर आइडिया इस चीज़ का, वो आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग में बैठा रहता है, जो मामलात चलते हुए सारा कुछ है। ये बेस्ट टाइम था, मैं जैसे कहा ना, ये तो एक स्टैट्स आपका 2-3 साल का है, अगर आपकी 11 इनिंग्स में निकालो बाबर आजम की, तो उन्होंने 50 स्कोर तक नहीं किया हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एडेड प्रेशर आता है। फिर उसके बाद फैन का प्रेशर है, फिर इतनी ज़्यादा तवक्कुआ जब एक टीम की होती है कि यार ये लड़का मैं परफॉर्म करके देगा, वो भी इस चीज़ को साइकोलॉजिकली जो उनसे आपको कहीं ना कहीं इनहेल करना पड़ता है। लेकिन हमेशा आपको याद है, चाहे वर्ल्ड कप की बात करूँ चाहे अब की बात करूँ, मैं स्टेटमेंट पे हूँ, आपको बाबर आजम के, मैं कोई मुखालिफ बात नहीं कर रहा, आपको एरा से क्यों निकलना है? आप टीम यूनिट बन के खेलते हो, आप एक बैट्समैन के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन यही वो बेहतरीन मौका है। मैच का दोबारा आगाज हो चुका है चाय के वक्फे के बाद, तो अब वही मेरे ख्याल से अगर आप सेशन की बात करें या दिन की बात करें
तो अरसलान ये मैच भी बराह रास्त हमारे नाजरीन देख सकते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर आ रहा है। मेरे ख्याल से अरसलान एग्री करेंगे कि ये अब मैच का सबसे क्रूशल फेज आज के दिन का शुरू हो चुका है। देखिए दो बड़े क्रूशल फेज हैं, एक ही लास्ट वाला सेशन और एक कल का पहला सेशन। तो वो आपको हम सबको पता है। बाबर आजम की यार आप बात कर रहे हैं ना अहमद, इस वक्त ना मैम बैठी हैं माशाल्लाह, सबसे पाकिस्तान की टॉपेस्ट विकेटर है। प्रॉब्लम ये रही है कि आज से पहले भी होता रहा है, वसीम वकार के साथ होता रहा है, मोइन खान के साथ होता रहा है। ये लोग ना ज़रा सोशल मीडिया दौर के लोग नहीं थे, मीडिया दौर के लोग भी नहीं थे। कोई एक आधा आर्टिकल आता था, टीवी में रोज़ नहीं बैठे होते थे, इन चीज़ों से दूर थे। हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है उसमें दो प्रॉब्लम हो गए। एक तो इनके अपने मैनेजर्स वो बहुत इंटरकनेक्ट कर रहे हैं आवाम के साथ, फ़ैन क्लब बन चुके हुए हैं। फिर इन लोगों को एक स्पेस काइंड ऑफ उसमें भी भेज दिया जाता है कि जाएं जी स्पेस में जाएं और वहाँ पर भी बात करें। जब आप इतना ज़्यादा इंटरेक्शन मीडिया के साथ रहते हैं तो अच्छी बुरी दोनों बात होती है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर है, कुछ लोग फैशन और ट्रेंडिंग में उसके खिलाफ हो जाते होंगे, कुछ लोग पर्सनल, हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि किसी पर्सनल के भी बड़े पे कभी बात करते हैं लोग। तो वो अब ये नहीं देखते कि यार हमारे पास इस पूरे टेन्योर में एक बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर आ गया है, उसको गिराने की बजाय हमें उसको खड़ा करना है। हम उसको धक्के दिए जा रहे हैं कि गिर जा भाई, तू गिरता क्यों नहीं। जिस दिन बाबर आजम आपका टीम से बाहर हुआ, आप यकीन करें, मैं आप क्या वो लोग जो अभी बाबर आजम के अगेंस्ट है वही खड़े होकर कहेंगे यार बाबर क्यों नहीं है इस टीम में, बाबर के बगैर आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं। और इसकी अमली मिसाल है हमारे पास जो सरफराज अहमद का केस बहुत है सर, एक नहीं आपको याद हो, 2-3 है आपके पास। शोएब अख्तर को ड्रॉप कर दिया गया था तो फिर क्या हुआ था, भाई जी शोएब नहीं होना चाहिए, शोएब की फिटनेस, शोएब ड्रॉप हो गया। बाबर आजम को थोड़ा सा खुद को भी सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना होगा और थोड़ी सी जो एंगेजमेंट है ना आपकी इस वक्त, मुझे लगता है बाबर की, वो पब्लिक एंगेजमेंट भी कम करे। और तीसरा, हमने बहुत ज़्यादा टैबू बना लिया है कि जी फिटनेस है उसकी, वो अभी यंग है, वो फिट है। अब वो क्या एक्सरसाइज कर रहा है आई डोंट नो, वो समझते होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम पर मैंने सचिन तेंदुलकर को कहते सुना कि यार मैं लड़कों को मना करता था कि विंग्स की एक्सरसाइज ना करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी फुर्ती ख़त्म हो जाती है, आपकी चुस्ती ख़त्म। मैंने खुद सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू पढ़ा। अब इतना बड़ा प्लेयर है वो अगर ये बात बता रहा है, और हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स हैं और जो स्ट्रेंथनिंग के कोचेज़ हैं ये सारे हैं मौजूद हैं, बड़े टॉप क्लास हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेशन का भी ये हिस्सा होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज क्या करवा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, डाइट क्या दे रहे हैं, उससे बॉडी की चुस्ती या बॉडी की जो रिफ्लेक्शंस है आप में उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस पर काम करने की बजाय हम लोग शुरू हो जाते हैं, बाबर तालियां मार रहा था आज शाहीन के साथ, बाबर हासिल भी, यार ये चीज़ें नहीं करने की, वो उनका पर्सनल है, जो मर्जी कर। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा से प्रैक्टिस हो रही थी विकेट कीपर की, उसको अब बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा कि आउट भी उसी तरह हुए, बट बहुत अवैस वक्त की कमी है। इंशाल्लाह हम गुफ्तगू जैसे ना अवैस और असलान और आसिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मुकाबला है वो जारी है। अगर आप एक्शन देखना चाहते हैं तो हमारा ही प्लेटफॉर्म है पीटीवी स्पोर्ट्स HD, उस पर आप जाकर बराह रास्त देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा है कि अभी एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। उम्मीद यही करते हैं कि सऊद शकील, साइम अयूब आज का दिन पूरा गुजारेंगे, आउट नहीं होंगे, कल का पहला सेशन भी खेलेंगे। अगर दोनों मजमूई तौर पर बड़े स्कोर्स पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में होगा और आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक भी मौजूद है जो इस विकेट के ऊपर बांग्लादेश को काफ़ी मुश्किलात में डाल सकता है। तो एक मौका ज़रूर है कि आप एक इनिंग से जीत सकें। और कर्टसी ये, जिस तरह मैंने कहा कि मौसम के साथ रात को आंख मचोली जारी रहेगी, कि मौसम भी ये प्रोविजन दे कि मैच जो है वो पूरा हो सके, तो तभी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। बट यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।